हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। आज के हम लोग कोरल ब्लीचिंग पढ़ने वाले हैं। कोरल्स में मैंने बताया था कि कोरल्स जो सागरीय जीव होता है वो क्या होता है कि वो खुद से खाना नहीं बनाता बल्कि वो एक एल्गी होता है, समुद्री एल्गी जूज़ैंथेलाई नाम का, उसको अपने कवच में रखता है, यानी उसको आश्रय देता है। और जूज़ैंथेलाई जो है उसको खाना बना कर देता है, वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। साथ ही साथ वो उसको रंग भी देता है। वो जूज़ैंथेलाई जो होता है वो हरे रंग का एक शैवाल होता है जो कोरल्स को रंग प्रदान करता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी भूमंडलीय तापन की वजह से क्या होता है कि कोरल्स जो होते हैं उस शैवाल को अपने से बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण कोरल रंगहीन हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। इसी को हम लोग ये घटना जो है कोरल ब्लीचिंग कहलाती है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोरल ब्लीचिंग के प्रोसेस में कोरल्स मरते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ वो रंगहीन हो जाते हैं। लेकिन चूंकि उनके जो फूड होता है, उनके खाना का 60% जो होता है वो शैवाल बना कर देता है, तो कभी कभी उस भोजन की कमी की वजह से भी कोरल्स मरना शुरू हो जाते हैं। कोरल्स और वो जो शैवाल जिस रिलेशनशिप के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये हिंदी में इसको सहोपकारिता संबंध भी कहा जाता है। कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग की अगर हम बात करें तो कोरल ब्लीचिंग का जो सबसे बड़ा कारण है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग, यानी भूमंडलीय तापन। तापमान के बढ़ने की वजह से, समुद्री तापमान में जब इंक्रीज़ हुआ तो उसकी वजह से सबसे बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग हुआ। हम लोग जानते हैं कि जो पूरे जो ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, इन ओशंस में सबसे बड़े जो कोरल्स का जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रुप और झुंड पाया जाता है वो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग के जो छोटे छोटे द्वीप्स हैं, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके पास लगे हुए जो छोटे आइलैंड्स हैं, उनमें वहाँ पर लगभग वर्ल्ड का 30% जो है वो कोरल्स पाए जाते हैं। तो 1998 का जो साल था, 97-98 का जो साल था, उसमें इंडियन ओशन के लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तापमान का इंक्रीज हुआ। भूमंडलीय तापन की वजह से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया, जिसकी वजह से ये जो एरिया थे दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग के लगभग 95% जो कोरल्स है उनका ब्लीचिंग हो गया और बहुत बड़े पैमाने पर कोरल्स की मृत्यु भी हो गई। इसी एरियाज में भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो अंडमान निकोबार है, भारत का ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ भी बहुत बड़े, मतलब टोटल इंडिया के जो कोरल्स हैं उसका 95% अंडमान में पाया जाता है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी में भी कोरल्स पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं। भारत के दक्षिण में 2 मालदीव कंट्री है, वहाँ भी वो भी जो है वो असल में एक कोरल आइलैंड ही है। तो इन सब के कोरल्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ क्योंकि ये हिंद महासागर के कोरल्स थे। इसके अलावा पॉल्यूशन की बात करें तो अलग अलग तरह के जो पॉल्यूशन है, यानी कि जो उद्योग, जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो सी में डाल दिए जाते हैं उसकी वजह से, और समुद्री जो जहाज़ चलाए जाते हैं उसकी वजह से भी अलग अलग तरह के पॉल्यूशन पैदा होते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कोरल्स को मारने में। साथ ही सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा क्षरण या मिट्टी का जो अपरदन होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोरल्स जो होते हैं वो अवसाद मुक्त जो होते हैं उनको पानी चाहिए होता है, क्योंकि जो सेडिमेंट्स या अवसाद होते हैं वो कोरल्स के मुंह क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कोरल मर जाते हैं। तो जब पृथ्वी पर वनों को काट दिया गया लैंड पार्ट पे, तो वन जो होते हैं क्या है, वो सॉइल्स को पकड़ के रखते हैं। जब वन विनाश हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो वनों के कटने की वजह से जब बारिश का पानी जब आता है तेजी से ऊपरी ढाल के सहारे, तो वो मिट्टी को काटते हुए नदियों के सहारे क्या होता है, समुद्र में चला जाता है। तो उसकी वजह से समुद्र में अवसाद सेडिमेंट्स की जो मात्रा है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर कोरल्स की मृत्यु तेजी से हो रही है। इसके अलावा जो है एल नीनो जो है वो एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में बहती है और पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। तो जिस साल ये गर्म जलधारा इफेक्टेड होती है बहुत ज़्यादा, तो वो उसका असर ऐसा होता है, आप इमेजिन कीजिए कि एल नीनो जो पेरू के तट पर बहती है उसके असर से हिंद महासागर में भी मौसम गर्म हो जाता है, कभी सूखे की स्थिति पैदा होती है और कभी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। 1997-98 की अगर हम बात करें तो इस साल जो है एल नीनो बहुत ही असरदारी था और उसकी वजह से पेरू, यानी दक्षिणी अमेरिका के पेरू और उसके अन्य, या फिर ये कहें कि प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग हुआ, ये देखिए ये प्रशांत महासागर है, इसका जो ये पूर्वी भाग है
जिधर ये पेरू बहती है, तो इसके पूर्वी भाग में क्या हुआ कि बहुत अधिक वर्षा हुई, जबकि इसके पश्चिमी किनारे और शांत में हिंद महासागर में क्या हुआ, अकाल और सूखे की स्थिति हुई। उसकी वजह से भूमंडलीय तापन भी बढ़ा और 2% टेम्परेचर जो मैंने बताया इंक्रीज हुआ, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो शैवाल ये जो कोरल्स है वो उनकी ब्लीचिंग हुई और वो मर भी गए। साल 1997-98 में केनिया, मालदीव, श्रीलंका, तंजानिया के छिछले सागरों के लगभग 95% जो कोरल्स है उनकी ब्लीचिंग हो गई। तो कैटास्ट्रॉफिक ब्लीचिंग उस ब्लीचिंग को कहते हैं जिसमें ब्लीचिंग जो है वो 70% से ज़्यादा होती है। साथ ही प्रचंड विरंजन यानी कि सेवर ब्लीचिंग, जब 50 से 70% ब्लीचिंग होता है तो उसको सेवर ब्लीचिंग कहते हैं। अगर सामान्य ब्लीचिंग की बात करें तो 20 से 50% जब ब्लीचिंग होती है तो उसको नॉर्मल या ये सामान्य ब्लीचिंग कहा जाता है। डाउन टू अर्थ नाम की एक मैगजीन है, उसने 1999 में एक आर्टिकल प्रकाशित किया था और उसमें लिखा था कि 10% कोरल जो है वो मर चुके हैं। ये आज से 20 साल पहले की बात है कि 10% कोरल जो है क्या है मर चुके हैं सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। 30% क्या है वो क्रिटिकल कंडीशन में है, जबकि 30% जो है वो क्या है डेंजर कंडीशन में है। यूएनओ की एक जो पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, वो ये कहती है कि अगर कोरल की ब्लीचिंग इसी तरह से चलती रही, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहा और पॉल्यूशंस ऐसे ही इंक्रीज होते रहें, तो आने वाले 30 ईयर्स में कोरल पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और उसकी वजह से कोरल समाप्त होने से क्या होगा, मैराइन लाइफ में डिजास्टर आ जाएगा। तो फ्यूचर जो है वो क्या है हमारे हाथ में है। हमें चाहिए कि अपने आने वाला जो फ्यूचर है उसको हम बचा कर रखें, क्योंकि अगर मैराइन लाइफ में डिजास्टर आ जाएगा तो पूरी तरह से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट है ये कि ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये दुनिया का सबसे लंबा कोरल रीफ है और ये 1920 किलोमीटर लंबाई में फैला है। अगर इसके टोटल एरियाज़ की बात करें तो ये एरिया में इटली कंट्री के बराबर है और इसको सी पार्क भी कहते हैं और इसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में रखा गया है। लेकिन साल 2016 में इसमें बहुत बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग हुई। 2016 में बहुत बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग हुई और वर्ल्ड जो ईयर 2020 जो था वो ग्रेट बैरियर रीफ के लिए पूरी दुनिया में हंगामा मचा देने वाला था, क्योंकि अप्रैल 2020 में एक रिपोर्ट आई एक मैगजीन में जिसमें बताया गया कि बहुत ही हाई लेवल पर ग्रेट बैरियर रीफ की ब्लीचिंग हो रही है और इसकी वजह से मुमकिन है कि ग्रेट बैरियर रीफ को क्या किया जाए, वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट से निकाल करके बाहर किया जा सकता है। तो मार्च 2020 में ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोला जाए कि इसमें था चर्चा में था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इसके अलावा भारतीय समुद्र विज्ञान जो कि गोवा में है उसका कहना है कि भारत में जो कोरल्स की ब्लीचिंग हो रही है उसमें कुछ भूमिका जो है वो संक्रामक रोग की भी है, क्योंकि कोरल्स जो होते हैं उनमें भी कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, उसकी वजह से भी कोरल्स मारे गए हैं। तो याद रखिए भारत में सबसे ज़्यादा कोरल्स अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप वगैरह में भी पाए जाते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार में जो कोरल्स पाए जाते हैं उनके बहुत बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग हो चुकी है, साथ ही साथ उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। हमें चाहिए कि हम इन कोरल्स को बचाएं ताकि आने वाला फ्यूचर जो है हम सेव कर सकें मैराइन लाइफ का। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।